नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। बेसिकली पहले की वीडियो में हमने देखा था किस तरह से छठी और 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी के बीच में बहुत बड़े लेवल पर क्या होता है, भारतीय उपमहाद्वीप में परिवर्तन आता है। सामाजिक रूप में भी, आर्थिक रूप में भी, तकनीकी रूप में भी और अन्य प्रकार के क्षेत्र जैसे धार्मिक क्षेत्र में भी। तो यही जो परिवर्तन है उसी के कंटिन्यूएशन में हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि किस प्रकार से 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में नए नए साम्राज्यों का उदय हुआ। अब नए साम्राज्य कौन कौन से थे, इनको आइए डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिल्ली, जिसको पहले के समय में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, उसके पास आपको चौहान वंश का शासन देखने को मिलेगा। इंग्लिश में इसको चाहमानाज लिखा जाता है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे गुर्जर प्रतिहार देखने को मिलेंगे, फिर उसके नीचे चंदेल देखने को मिलेंगे और इसी के बाद परमार शासक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चौहान, गुर्जर प्रतिहार, चंदेल और परमार, ये कुछ प्रमुख शासक थे जो उत्तर भारत के अंदर अपना शासन चला रहे थे। वहीं पर अगर हम ईस्ट की तरफ आए तो पाल शासक जो है यहाँ पर प्रमुख रूप से अपना शासन चला रहे थे। इसी के साथ अगर आप ईस्ट के अंदर आओगे, साउथ ईस्ट के अंदर, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर चालुक्य शासक नजर आते हैं। वहीं पर आपको वेस्ट के अंदर आपको गुजरात के नीचे यहाँ पर राष्ट्रकूट शासक देखने को मिलेंगे, जो महाराष्ट्र का रीजन है, कर्नाटक का रीजन है, उसके पास में। और अगर आप और साउथ इंडिया के अंदर आओगे तो आपको चोल, चेर, पांडे इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है, इस प्रकार से हमें साम्राज्यों का एक प्रकार से सिस्टम देखने को मिलता है। अगर हम भारत के बाहर देखें तो हमें नजर आता है कि यहाँ पर क्या है, ये अरब मुल्तान का इलाका है और इसी के साथ साथ यहाँ पर मानसूरा इलाका हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से अब हम यहाँ पर देखते हैं अपना पहला हेडिंग, जो कि है एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। ये जो न्यू डायनेस्टी है, नए साम्राज्य हैं, इनका उदय किस प्रकार से हुआ। तो हमें नजर आता है कि बहुत सारे बिग लैंडलॉर्ड हुआ करते थे 7वीं शताब्दी के अंतर्गत। क्या होता है, जो राजा हुआ करते थे अक्सर क्या किया करते थे, ये राजा अपने जो सैनिक हैं, ब्राह्मण हैं और इन सभी को दान दिया करते थे। ठीक है, ये प्रेजेंट उनको प्रोवाइड कराया करते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो सामंत हैं, बेसिकली जो राजकीय संरक्षण है उसके अंदर रहा करते थे और समय के साथ ये जो सामंत है बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए। और ये सामंत कौन है, ये वही लोग हैं जिनको राजा के माध्यम से जमीनें दी गई हैं। और ये कोई भी हो सकता है, ये ब्राह्मण भी हो सकता है, ये कोई क्षत्रिय भी हो सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो बड़े लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, आमतौर पर जो वॉरियर क्लैन के होते थे वो हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं को ही सामंत बोला जाता है। यह राजा के समक्ष अक्सर क्या है, उनके जो कोर्ट है यानी उनके राज दरबार में प्रेजेंट हुआ करते थे, उनको सैनिक सहायता प्रदान किया करते थे और उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आया करते थे। यहाँ पर आप शासन को समझिए, यहाँ पर एक राजा होता है, राजा के नीचे पूरा उनका मंत्री परिषद होता है और स्थानीय स्तर पर बहुत सारे हमें सामंत देखने को मिलते हैं। अब ये जो सामंत हैं बेसिकली क्या करते थे, इनके पास अपनी स्थानीय यानी लोकल लेवल पे बहुत सारी पावर हुआ करती थी। और ये पावर कैसी, मिलिट्री के बेस पर भी हो सकता है, इकोनॉमी यानी टैक्स को कलेक्ट करने के बेस पर भी हो सकता है और भी अदर बेस पर हो सकता है। और धीरे धीरे क्या है, ये जो सामंत हुआ करते थे, कुछ सामंत बहुत बड़े हो गए। ठीक है, अब बहुत सारे इलाके को उन्होंने कब्जा लिया, तो इसलिए उनको क्या है, महासामंत कहा जाने लग गया। इसी के साथ साथ महामंडलेश्वर की उपाधि भी कई सामंतों ने क्या धारण कर ली। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर नजर आता है कि नए जो डायनेस्टी है उनका फॉर्मेशन इस प्रकार से नजर आता है कि ये जितने भी बड़े बड़े अब महासामंत बन गए हैं, इन्होंने क्या किया, समय के साथ अपने आप को राजा से डिसएसोसिएट कर लिया, यानी अपने आप को आजाद घोषित कर दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, जिस राजा के अधीन ये पहले आया करते थे।
अब इसी प्रकार के कुछ शासक वंश हमें यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में नजर आते हैं। पहला शासक वंश आपको नजर आता है राष्ट्रकूट का, जो कि क्या है दक्कन के अंदर शासन चलाया करता था। अब बेसिकली जो चालुक्य वंश है, उस चालुक्य वंश के ये सबोर्डिनेट के रूप में यहाँ पर काम करा करते थे। ठीक है, यानी उनके अंतर्गत यह काम किया करते थे कर्नाटक रीजन के अंदर। अब बाद में क्या होता है, दंती दुर्ग नामक इनका एक प्रकार से अधिकारी होता है, सामंत होता है, जो कि जो राष्ट्रकूट चीफ है या जो बेसिकली चालुक्य शासक है उनकी हत्या कर देता है, और उनकी हत्या के बाद वह खुद शासक बन जाता है। अब चूंकि यहाँ पर आप बात ध्यान रखिए कि पहले के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ जो क्षत्रिय है वही शासक बन सकता था, इसी वजह से किसी और को शासक बनने नहीं दिया जाता था। तो राष्ट्रकूट का ये जो अभी दंती दुर्ग शासक है, उसने एक नया तरीका क्या अपनाया कि ब्राह्मणों को बोला कि उसके लिए एक यज्ञ करे, जिसका नाम है हिरण्यगर्भ यज्ञ। अब इस यज्ञ के अंदर एक रिचुअल किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो ब्राह्मण है वो बेसिकली एक यज्ञ के दौरान उनको क्या किया जाता है, रीबर्थ की उपाधि दी जाती है। यानी इस सेक्रीफाइस के बाद उसको क्या है, क्षत्रिय की उपाधि दे दी जाती है, हालांकि वो क्षत्रिय जन्म से हो या फिर ना हो। इस प्रकार से हमें यहाँ पर पहला राजा देखने को मिला, जो कि हमें सामंत से एक राजा के रूप में अपने आप को डेवलप करता है। इसी के साथ साथ ये जो हमें चित्रण मिलता है, ये हमें एलोरा केव के अंदर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो भगवान जो विष्णु हैं उनके वराह अवतार का यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, ये माफ कीजिएगा, नरसिंह अवतार का क्या है, ये आप इमेज देख सकते हो। ठीक है, अब ये राष्ट्रकूट जो शासक थे उन्हीं के टाइम पर ये जो पेंटिंग है वो देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि दंती दुर्ग ने सेम यही प्रोसेस का यूज करके बेसिकली अपने आप को शासक घोषित किया था, कि अपने आप को रीबर्थ कराने वाला जो कॉन्सेप्ट है उस यज्ञ को सैक्रिफाइस किया था। इसी का मेंशन हमें यहाँ पर राष्ट्रकूट शासक के टाइम में जो मंदिर बनाए जाते थे उसके अंदर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए एलोरा के जो केव है उसके अंदर गुफा नंबर 15 के अंदर ये जो नरसिंह अवतार है उनका चित्रण हमें नजर आता है। अब बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरे नंबर पर आते हैं कदम्ब के राजा, जिनका नाम है मयूर शर्मन। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, हमें नजर आता है कि कर्नाटक के अंदर अपना जो राज्य है वह स्थापित करते हैं। इसी के साथ साथ तीसरे नंबर पर हमें नजर आते हैं गुर्जर और प्रतिहार। ठीक है, जो कि अहिछत्र के अंदर या बेसिकली हरिचंद्र के रूप में इनके यहाँ पर हमें प्रमुख रूप से शासक देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार यहाँ पे प्रमुख शासक कौन है, हरिचंद्र। इनके द्वारा क्या होता है, एक बेसिकली यज्ञ करवाया जाता है, अपने आप को बेसिकली सुपीरियर घोषित किया जाता है, और ब्राह्मण होने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, अपना प्रोफेशन चेंज करके एक राजा बन गए। और ये जो राष्ट्रकूट हैं, माफ कीजिएगा, ये जो गुजरात के बेसिकली प्रतिहार शासक हैं, ये हमें कुछ इस प्रकार से शासन देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि ये जितने भी अब नए राज्य बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे शासन व्यवस्था किस प्रकार की है। तो हमें यहाँ पर नजर आता है कि जो अभी अभी नए राजा बने हैं वो क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी उपाधियों को धारण कर रहे हैं, जैसे कि महाराजाधिराज, इसके अलावा त्रिभुवन चक्रवर्तीन। अब ये महाराजाधिराज का मतलब ये है कि एक राजा है, और राजा हम सभी ने पहले बात किया है कि सामंत को बोला जाता था। तो सामंत राजाओं के भी राजा, उनके भी राजा यानी महाराजा, तो उनके रूप में हमें यहाँ पर ये इस प्रकार के बड़े बड़े टाइटल हमें देखने को मिलते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सबसे ऊपर क्या होता था, एक किंग हुआ करता था जो कि अपने आप को बोला करता था महाराजाधिराज। फिर उसके नीचे क्या होते थे कि बहुत सारे सामंत हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पर उसके नीचे बहुत सारे इस प्रकार से सामंत हुआ करते थे। अब इनके भी नीचे क्या होते थे, बहुत सारे क्या है, नीचे अधिकारी काम किया करते थे इन सभी के नीचे। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि इस प्रकार से एक प्रकार से वृक्ष बनता हुआ नजर आता है, जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें। तो चूंकि इस पूरे के पूरे वृक्ष के अंदर राजा अपने आप को सबसे टॉप पर दिखाने के लिए इस प्रकार की बड़ी बड़ी उपाधियों का यूज किया करता था। इसी के साथ वो अपने आप को त्रिभुवन चक्रवर्ती इस वजह से कहता था क्योंकि वो अपने आप को मानता था कि वो तीनों जो दुनिया है, हम सभी मानते हैं कि पूरी दुनिया में तीन लोक हैं, तीन दुनिया है। ठीक है,
जिसको हम बेसिकली बोलते हैं नभ यानी आकाश, फिर उसके बाद थल यानी जमीन, और क्या बोलते हैं इसी के साथ, ओ सॉरी, नभ का बेसिकली मतलब होता है जो जमीन के नीचे वर्ल्ड है, फिर उसके बाद थल यानी जो जमीन के ऊपर है, और आकाश यानी जमीन के ऊपर। तो इस प्रकार से जो नभ है, थल है और वायु यानी आकाश का इलाका है, तीनों एरिया का जो स्वामी है यानी अधिकारी है, राजा है, वो अपने आप को क्या कहता था? त्रिभुवन चक्रवर्ती कहलाता था। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि कई बार क्या होता था कि ये जो राजा हमें इतने पावरफुल लग रहे हैं नाम के आधार पर, इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो शक्ति हुआ करती थी सामंतों के साथ शेयर हुआ करती थी। क्यों शेयर हुआ करती थी, आप यहीं पे समझिए। मैंने आपको बताया कि राजा हुआ करता है, इसके पास कोई खास मिलिट्री सेना नहीं हुआ करती है। राजा बेसिकली जो सामंत के द्वारा रखे जाने वाले सैनिक हैं और उनके द्वारा दिए जाने वाले उपहार हैं, उन्हीं के माध्यम से अपना शासन चला रहा होता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि जो सामंत हैं वो राजा के साथ पावर शेयर करते हैं। इसी के साथ कई जो पीजेंट के जो एसोसिएशन हैं, जो ट्रेडर के एसोसिएशन हैं और जो ब्राह्मणों के एसोसिएशन हैं, वह सभी मिलकर क्या करते हैं? शासन करते हैं। इस वजह से राजा की शक्ति कहीं ना कहीं कम हमें यहाँ पर नजर आती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी उपाधियों के बावजूद भी यहाँ पर हमें जो राजा की स्थिति है वो इतनी ज्यादा उच्च देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पे। वह क्या है कि पीजेंट, कैटल कीपर्स और जो आर्टिजन्स हैं, इन सभी से जो राजा है और सामंत हैं वो क्या किया करते थे? टैक्स वसूला करते थे। अब ये जो टैक्स है कई प्रकार से हुआ करते थे। देखो, जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, उनसे तो रेगुलर बेस पर रिवेन्यू लिया जाता था जिसको हम टैक्स कहते हैं। वहीं पर कई बार क्या होता है कि जो बड़े लैंड ओनर्स हैं उनसे रेंट भी लिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि जितनी भी राज्य के अंदर भूमि है वह राजा के अधीन है। इसी वजह से राजा इन भूमि पर, इन जमीनों पर क्या है? रेंट लिया करता था। ठीक है, जो किसान हैं उनसे भी, जो कैटल कीपर्स हैं और आर्टिजन्स हैं उन सभी से समय दर समय रेंट लिया करता था। और ये जो रेंट है इसका आप मतलब इस आधार पर समझ सकते हो कि जो राजा है उसने क्या किया था? बड़े पैमाने पर इस्टेब्लिशमेंट करवाए थे, यानी बड़े बड़े संरचनाओं का निर्माण करवाया था। इसी के साथ साथ बड़े बड़े क्या है? टेम्पल्स का निर्माण करवाया था, फोर्ट यानी किलों का निर्माण करवाया था। इस सभी कार्य में क्या है? जो राजा है उन पैसों को खर्च किया करता था। दूसरा, जब भी कभी वॉर होता है तो उस वॉर के अंदर भी पैसों का खर्च हुआ हुआ करता था। इसी के साथ ये जब वॉर लड़े जाते थे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा खर्च ही नहीं हुआ करता था, बल्कि बड़े पैमाने पर वेल्थ जनरेट भी हुआ करता था। क्योंकि जब यह दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण करते थे, प्लंडर किया करते थे, वहां से जो धन प्राप्त हुआ करता था उसको भी क्या है? यहाँ पर लिया जाता था। और यहाँ पर जो जमीन के ऊपर व्यापार करने वाले, यानी जो लैंड बेस पर व्यापार करने वाले व्यापारी हैं, उनसे भी क्या है? टैक्स लिया जाता था। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो रिवेन्यू है उसको कलेक्ट करने के लिए हमें क्या है? बहुत सारे अधिकारी देखने को मिलते हैं। और ये जो अधिकारी हैं आमतौर पर हेरिडेटरी हुआ करते थे, यानी पिता के पश्चात उसका जो पुत्र है वो क्या है? अगला जो टैक्स कलेक्टर है वह बन जाता था। इसी के साथ आर्मी के संदर्भ में भी हमें यही देखने को मिलता है कि सारी पोस्ट हेरिडेटरी होती है। जैसे कि अगर कोई सेनापति है तो उसके पश्चात उसका जो पुत्र है वह सेनापति बना करता था। तो इस प्रकार का जो सिचुएशन है वो हमें यहाँ पर नजर आता है। इसी के साथ साथ अगर आप चोल अंपायर की ही बात करोगे सिर्फ और सिर्फ, तो चोल अंपायर ऐसा राज्य था जिसके अंदर कौन कौन से कर लिए जाने हैं उसका विस्तृत वर्णन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए हमें करों का लगभग 400 प्रकार देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो वेट्टी है, वेट्टी के अलावा कदमई है, ये दो प्रमुख रूप से टैक्स लिए जाते थे। अब ये जो वेट्टी टैक्स हुआ करता था ये फोर्स्ड लेबर के रूप में हुआ करता था, यानी बहुत सारे क्या हैं? व्यापारी हुआ करते थे, या फिर एक प्रकार से शिल्पकार हुआ करते थे, या फिर कृषक हुआ करते थे। उन सभी को राजा की जमीन पर खेती करनी पड़ती थी, या फिर राजा के लिए कुछ चीजों का उत्पादन करना पड़ता था, या अन्य प्रकार से चीजें हमें इस प्रकार से नजर आती है। इसी के साथ जो कदमई है वो एक प्रकार से लैंड रिवेन्यू के फॉर्म में हुआ करता था, यानी जमीन से
प्राप्त होने वाला जो कर हुआ करता था वह क्या है, कदमई कहलाता था। अब यहाँ तक ही टैक्स नहीं लिया जाता था, बल्कि हमें बहुत छोटे छोटे माइन्यूट कर भी यहाँ पर नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं कि लोग अपना घास फूस की जो छप्पर वाला घर बनाते हैं तो सरकार उसके ऊपर भी टैक्स लिया करती थी। सरकार इन द सेंस जो राजा था इस टाइम पे। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर नजर आता है कि यहाँ पर जो बेसिकली ताड़ का पेड़ यानी पाम, ताड़ के पेड़ से जो बेसिकली एक प्रकार से ताड़ी है, एक प्रकार का फ्रूट होता है, लीकर टाइप में कोई पदार्थ होता है, उसको निकालने के लिए अगर कोई जो व्यक्ति है वो सीढ़ी का प्रयोग करता था तो उसके ऊपर भी यहाँ पर हमें टैक्स लगता हुआ नजर आता था। इसी के साथ साथ जो फैमिली है उसके अंदर प्रॉपर्टी को दूसरे की ओर ट्रांसफर करना होता था, बेटे को ट्रांसफर करना होता था, तो सरकार उसके ऊपर भी क्या है, टैक्स लिया करती थी। तो ये पॉइंट हमें नजर आता है इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि है प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। अब ये जो प्रशस्ति है वह क्या होता है, पहले हमने बहुत बात कर लिया है। लैंड ग्रांट बेसिकली उसको कहा जाता है जब राजा के द्वारा किसी व्यक्ति को जमीन दान में दी जाती है। इस टाइम पर हमें देखने को मिलता है कि जो राजा है वो अपने आप को क्या है, बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से वैलियंट और विक्टोरियस और वॉरियर के रूप में अपने आप को प्रदर्शित राजा करना चाहता था। इसी वजह से वो अपने नाम से बहुत सारी प्रशस्तियों को लिखवाता था। इसके उदाहरण हमने पहले ही देख रखे हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि आमतौर पर इनको ब्राह्मणों के द्वारा कंपोज किया जाता था। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो ब्राह्मण हैं आमतौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उसमें भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया करते थे। अब आप देख सकते हो कि ये जो बेसिकली लैंड ग्रांट है वो बेसिकली राजा के माध्यम से जो ब्राह्मण है या फिर कोई और है उसको दिए जाने वाला दान, जमीन जो दान की जाती है उसी को हम लैंड ग्रांट कहते हैं। अब ये जो लैंड ग्रांट है इसका एक लेखा रखने के लिए इस प्रकार से आप इमेज में देख सकते हो, कॉपर की प्लेट बनाई जाती थी और उसके ऊपर लिखा जाता था कि ये फला जमीन और इस फला जमीन के अंतर्गत आने वाली सभी चीजें इस पर्टिकुलर व्यक्ति को दी जाती है। और यहाँ पर क्या है, कोई डुप्लीकेट कॉपर प्लेट ना बनाए, इसी वजह से इसके ऊपर एक राजकीय मोहर भी लगाया जाता था जिससे कि उसकी ऑथेंटिसिटी है उसका पता लग सके। इसी के साथ आप इस पॉइंट को भी ऐड कर लीजिएगा कि ये जो बेसिकली इस टाइम पर कॉपर प्लेट बनाए जा रहे थे, ठीक है, लैंड ग्रांट के चीजें बनाई जा रही थी, प्रूफ बनाए जा रहे थे, वो संस्कृत में लिखे जाते थे या फिर तमिल लैंग्वेज में लिखे जाते थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा संस्कृत और तमिल दोनों ही लैंग्वेज का यूज हमें साउथ इंडिया के अंदर यानी तमिल रीजन के अंदर देखने को मिलता है और रॉयल सील का यहाँ पर यूज हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो लैंड ग्रांट दिए जाते थे उसके अंदर क्या क्या चीजें हुआ करती थी। ठीक है, अब जैसे प्रशस्ति की हमने बात की तो समुद्रगुप्त की पिराग प्रशस्ति थी। उसी तरह एक प्रशस्ति हमें देखने को मिलती है ग्वालियर की प्रशस्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पर हमें नजर आता है कि नागभट्ट नाम के एक क्या है, प्रतिहार राजा थे। ठीक है, नागभट्ट नाम के एक प्रतिहार राजा होते हैं जो कि मध्य प्रदेश के अंदर अपना शासन चला रहे होते हैं। उनके द्वारा ग्वालियर की प्रशस्ति लिखवाई गई और यह जो प्रशस्ति है ये संस्कृत भाषा में हमें देखने को मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि वह किस किस क्षेत्रों पर शासन किया करते थे। ठीक है, और ये इतना ज्यादा ध्यान रखने वाली बात नहीं है, मेन बात आपको ऊपर की ये पॉइंट कुछ ध्यान में रखने हैं। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन को, जो कि आपको यहाँ पर इस प्रकार से नजर आता है। तो हम यहाँ पर आगे देख रहे हैं कि इट वॉज गिवन। अब देखो, जब ये लैंड ग्रांट किए जाते थे तो इसके अंदर बहुत सारी जो चीजें होती थी उन सभी चीजों को इसको अंदर शामिल किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, जो राजा अगर किसी को कोई गांव दान में देता था, उदाहरण के लिए चोल साम्राज्य का हमें एक क्या बोलते हैं लैंड ग्रांट का रिकॉर्ड मिला है। उस लैंड ग्रांट के रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि जो राजा है वो ये बोल रहा है कि बेसिकली जो पूरी की पूरी बाउंड्री है वो निर्धारित की हुई है
वो किसके माध्यम से बाउंड्री बनाई गई है, अर्दन एनवायरनमेंट से, यानी मिट्टी के द्वारा क्या है, बड़े बड़े क्या किए गए हैं, दीवार बनाई गई है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, प्लांटिंग थॉर्नी बुशेस, यानी बहुत सारी जो एक प्रकार से जड़नुमा या फिर कटीली झाड़ियों के माध्यम से जो बाउंड्री है एक विलेज की वो बनाई गई है। इन सभी के माध्यम से ये जो पूरी बाउंड्री बनी है विलेज की, वो पर्टिकुलर विलेज मैं इस पर्टिकुलर ब्राह्मण को क्या करता हूँ, दान में देता हूँ। ऐसा हमें क्या है, चोल साम्राज्य के एक तमिल मैं एक प्रकार से रिकॉर्ड से हमें पता चलता है। इस रिकॉर्ड से हमें ये भी पता चलता है, क्या पता चलता है कि इसके अंदर दान देते वक्त जो राजा है उसने ये भी कहा कि इस गांव के अंदर आने वाले जितने भी फ्रूट के पेड़ हैं, जितना भी वाटर बॉडी है, जितना भी गार्डन है, इसके अलावा कुएं हैं, इसके साथ साथ ओपन स्पेस है यानी मैदान है, इसके अलावा पेस्चर लैंड है, चारागाह है, विलेज है, और यहाँ पर एंथिल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, कैनाल्स हैं, डिचेज हैं, रिवर्स हैं, यहाँ पर शिफ्ट लैंड लाडेन लैंड है, इसके अलावा टैंक्स है, ग्रेनरीज है, फिश पॉन्ड है, बीज हाइव्स हैं और डीप लेक हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, उस व्यक्ति के अधिकार में चली जाएंगी जिसको क्या है, यह जो गांव है वह दान में मिल रहा है। तो यहाँ पर आप मेंशन किया जा सकता है आपको एग्जामिनर में, एग्जाम में, कि क्या ये सारी चीजों को मेंशन किया जाता था जब किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता था। तो हाँ, आपको ध्यान में रखना है हर एक चीज का मेंशन किया जाता था, और स्पेशली हम अभी बात कर रहे हैं चोला अंपायर की। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि जो टैक्स कलेक्ट करने का राइट है वो भी क्या है, उसी व्यक्ति को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस ब्राह्मण को दान मिला है तो यहाँ पर जो टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है वह भी इस ब्राह्मण को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, ये जो व्यक्ति है जिसको दान में भूमि मिली है वह यहाँ पर जो बैटल लीफ है उसके ऊपर क्या है, टैक्स कलेक्ट कर सकता है। वोवन क्लोथ्स होते हैं उनके ऊपर भी टैक्स कलेक्ट कर सकता है। जो लोगों के पास व्हीकल्स हैं उनके ऊपर भी टैक्स कलेक्ट कर सकता है। और इसी के साथ जिसको दान में मिला है वो एक अपना नया डबल स्टोरी बिल्डिंग भी वहां पर बेक्ड ब्रिक के माध्यम से, यानी पक्की मिट्टी का जो मकान है वो भी बनवा सकता है। इसी के साथ साथ तालाबों का, कुओं का भी निर्माण करवा सकता है, कैनल का भी निर्माण करवा सकता है। बाकी सारे के सारे जो अधिकार हैं वो क्या है, इसको दान में दिया जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप इस जमीन को क्या है, किसी और के हाथों में ना सौंप दें, ठीक है। लेकिन कुछ स्थितियों में हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये यहाँ पर जो आदमी है उसको दूसरे व्यक्ति को ये भूमि दान देने का भी क्या है, अधिकार दे दिया गया था बाद के समय में। लेकिन पहले शुरुआती टाइम पे, चोल टाइम में इतना अधिकार नहीं दिया गया था। इसी के साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि 12th सेंचुरी तक आते आते अभी तक हमने यहाँ पर जितना भी कंटेंट देखा वो बेसिकली दो मेथड पे देखा, प्रशस्ति के माध्यम से और दूसरा है इंस्क्रिप्शन के माध्यम से। और इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं, कोपर के द्वारा बनाए जा रहे हैं। उसी के माध्यम से हमें पूरा इतिहास का पता चलता है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या इतिहास में हमने कभी कोई किताब नहीं लिखी जिसके माध्यम से हम क्या है, भारतीय समाज के बारे में और सोसाइटी जो अर्थव्यवस्था है, संस्कृति है, उसके बारे में अध्ययन कर पाए। तो हमें एंशियंट इंडिया के अंदर नजर आता है कि हाँ, ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर कोई भी क्या है, किताब नहीं लिखी गई है। लेकिन जब हम 12वीं शताब्दी तक आते हैं तो हमें नजर आता है कि भारत के अंदर हिस्टोरिकल बेस पर क्या है, जो किताबों का निर्माण है वह शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए हमें क्या है, कल्हण के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम है राज तरंगिणी। ये आप नाम ध्यान में रखिएगा, कल्हण के द्वारा लिखी गई किताब है जिसका नाम है राज तरंगिणी। इसका जो मेंशन है वो आगे अभी आएगा तो शायद मेंशन हम करेंगे। इसी के साथ साथ ये जो राज तरंगिणी है इसके अंदर आपको कश्मीर का पूरा इतिहास देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो कल्हण है उसने इस किताब को लिखने के लिए बहुत सारे जो पहले की किताबें थी, ठीक है, उन सोर्सेज का अध्ययन किया। इसी के साथ पहले के टाइम पर, यानी उस कल्हण के टाइम पर 12वीं शताब्दी में जितने भी इंस्क्रिप्शन थे उन इंस्क्रिप्शन के आधार पर उसने क्या है, इतिहास लिखा। वहां के डॉक्यूमेंट थे और आई विटनेस अकाउंट थे, ठीक है।
इन सभी को देखकर, उन सभी को आधार बनाकर इतिहास लिखने का काम सबसे पहले क्या है, यहाँ पर कल्हड़ के द्वारा किया गया। राज तरंगिणी के अंदर कश्मीर का इतिहास का हमें पता चलता है। कब की किताब है? 12वीं शताब्दी की किताब है। और ये किताब कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में हमें देखने को मिलती है। ये कुछ की फैक्ट हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पर अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, वॉरफेयर फॉर वेल्थ। अब जो युद्ध है उसके लिए बेसिकली जो संपत्ति है, धन है, उनके लिए बेसिकली यहाँ पर युद्ध हुआ करता था। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो डायनेस्टी हुआ करती थी वह एक स्पेसिफिक रीजन, एक स्पेसिफिक एरिया में अपना शासन चलाया करती थी, लेकिन वह ट्राई करती थी, कोशिश किया करती थी कि दूसरे एरिया पर भी वो अटैक करके क्या है, उसका कंट्रोल कर ले। इसी के संदर्भ में हमें उदाहरण देखने को मिलता है कन्नौज का। कन्नौज का अगर आप यहाँ पर मैप बनाएंगे तो ये आपका पूरा साउथ इंडिया हो गया। साउथ इंडिया के बाद अगर आप यहाँ पर पूरा नॉर्थ इंडिया देखोगे इस प्रकार से, तो आपको इस स्थान पर दिल्ली नजर आएगा। अब दिल्ली के पास में ही यूपी के अंदर यहाँ पर कुछ इस स्थान पर आपको कन्नौज नजर आएगा। अब इसी कन्नौज को के लिए क्या होता है कि कई शासकों में क्या है, हमेशा लड़ाई बनी रहती थी। मैंने आपको बताया कि दिल्ली और इंद्रप्रस्थ के इलाके में किसका शासन था, यहाँ पर गुर्जर चौहान का शासन था। ठीक है, और यहीं पे हमें पास में ही देखने को मिलता है गुर्जर प्रतिहार का शासन। ठीक है, इस पूरे इलाके पे। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें राष्ट्रकूटों का शासन देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें पाल पांडे का शासन देखने को मिलता है। तो ये सारे जो राज्य हैं वो आपस में ही पास पास थे और ये सारे के सारे राज्य, ये जो कन्नौज है, इस कन्नौज को अधिकार करने के लिए आपस में हमेशा लड़ते रहते थे और ये तीन साम्राज्यों के बीच में हमेशा युद्ध चलता रहता था। इसी वजह से इसको ट्रिपाइट स्ट्रगल के नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल किसको बोला जाता है? कन्नौज के लिए जो राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, पाल डायनेस्टी आपस में युद्ध कर रहे थे उसको बोला जाता है। इसी के साथ साथ इस टाइम पर क्या होता है कि बड़े बड़े लार्ज टेम्पल का जो निर्माण है वो करने लग गए। एक मेथड तो हमने ये देखा कि संपत्ति प्राप्त करने के लिए जो शासक हैं वो क्या करते थे, वेल्थ प्राप्त करने के लिए दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते थे। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये हुआ करता था, राजा अपनी शक्ति दिखाने के लिए क्या करते थे, बड़े बड़े टेम्पल्स का निर्माण करवाया करते थे। अब ये जो टेम्पल्स हैं, चूंकि एक शासक की शक्ति का प्रतीक है, इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि अक्सर जब दूसरे राजा के ऊपर अटैक करता है तो उसके द्वारा बनाए गए जितने भी मंदिर होते हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर अटैक करता है। उदाहरण के लिए हमें यहाँ पर नजर आता है क्या बोलते हैं, महमूद गजनवी का। ठीक है, जो कि क्या है, अफगानिस्तान के अंदर शासन कर रहा होता है। ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान का शासक जो कि है यहाँ पर महमूद गजनवी, वो भारत के अंदर लगभग 17 बार आक्रमण करता है। ठीक है, और 997 में पहला आक्रमण हमें देखने को मिलता है और 1030 के अंदर हमें इसका अंतिम आक्रमण देखने को मिलता है। और ये सेंट्रल एशिया, जो कि आज के समय में ईरान है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, पूरा का पूरा अरब इलाके का, वहां पर से ये बेसिकली आता था। इंडिया के ऊपर जो बेसिकली वेल्दी एरिया हैं उनके ऊपर लूट एंड प्लंडर किया करता था और फिर जैसे ही लूट और प्लंडर किया करता था तो वापस अपने अफगानिस्तान यानी गजनी लौट जाया करता था। और ये इसका बेसिक जो नाम था वो सुल्तान महमूद था। गजनवी या गजनी इसको इस वजह से बोला जाता है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर एक जगह थी गजनी, ठीक है, और उसी गजनी में ये रहता था, इसी वजह से इसका नाम ही महमूद गजनवी पड़ गया। ठीक है, इसी के साथ साथ आमतौर पर जब भारत के अंदर आता था तो जितने भी वेल्दी टेम्पल्स हैं उनके ऊपर अटैक किया करता था। उदाहरण के लिए सोमनाथ का टेम्पल जो कि गुजरात के अंदर हमें देखने को मिलता है, जब ये 1025 के अंदर आता है तब इसका अटैक हमें देखने को मिलता है सोमनाथ के ऊपर। ये क्या है, अभी तक का बहुत मेजर और सबसे बड़ा अटैक हमें यहाँ पर इसके द्वारा देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो महमूद गजनवी है वह सिर्फ और सिर्फ भारत के ऊपर अटैक ही नहीं करता बल्कि बहुत सारे अदर कार्य भी करता है। उदाहरण के लिए महमूद गजनवी के टाइम पर ही हमें अल बरूनी नामक
जो एक यात्री है वो देखने को मिलता है, जो कि उन्हीं इसके ही साथ क्या है भारत आता है। और भारत में आने के बाद क्या है वो किताब अल हिंद नामक एक किताब की रचना करता है। इस किताब के अंदर बेसिकली उसने भारत के जितने भी सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर लिखा था। और यहाँ पर इस किताब को लिखने के लिए उसने बहुत सारे जितने भी इंडिया के अंदर प्रीस्ट हुआ करते हैं, स्कॉलर हुआ करते हैं, ब्राह्मण हुआ करते हैं, उन सभी से बात की, उनसे संस्कृत सीखी। संस्कृत के बाद उसने फिर क्या किया, सभी इंडिया के अंदर अकाउंट्स होते हैं, यानी भारत के अंदर जो मनुस्मृति है और भी अन्य प्रकार की ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, इन सभी ग्रंथों का अध्ययन किया। ठीक है, ब्राह्मण, अरण्यक, पुराण, इन सभी का अध्ययन करने के बाद उसने किताब अल हिंद यहाँ पर लिखी। ठीक है, तो ये मेन बात हमें यहाँ पर नजर आती है कि किस तरह से बाहरी आक्रमणकारी वेल्थ के लिए इंडिया के अंदर आते हैं, टेम्पल का डिस्ट्रक्शन करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम नॉर्दर्न इंडिया के अंदर देखें तो जब महमूद गजनवी का भारत के अंदर आक्रमण हो रहा था तो इस समय पर चौहान वंश का शासन चल रहा होता है। और चौहान वंश का जो शासन है वो दिल्ली और अजमेर के आसपास फैला हुआ था। और वहीं पर जो गुजरात का इलाका है वहां पर हमें चालुक्यों का शासन देखने को मिलता है। और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहां पर हमें गहड़वाल शासन देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी शासक अलग अलग जगह पर शासन कर रहे थे। अब इसी टाइम पर हमें देखने को मिलता है जब महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी भारत में आते हैं, ठीक है, तो हमें नजर आता है कि पृथ्वीराज तृतीय यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं। और यहाँ पर गौरी के टाइम पर, यानी गौरी के साथ क्या होता है कि जो पृथ्वीराज तृतीय हैं उनके साथ मुकाबला भी करते हैं। ठीक है, और पहला जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज तृतीय का, बेसिकली 1191 में हुआ था। और जो दूसरा वॉर हुआ था वो 1192 में हुआ था। बेसिकली यहाँ पर कंडीशन क्या हुई, 1191 में जब पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हराया तो ये बहुत खुश हो गए, राजपाट में बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे और सैनिक अपनी वृद्धि करने में ज्यादा इन्होंने रुचि नहीं ली। वहीं पर जो मोहम्मद गौरी है वो दूसरी बार जब आया तो अपनी सेना बढ़ाकर आया। और दूसरी ओर पृथ्वीराज तृतीय है, उन्होंने अपनी सेना के अंदर खास बदलाव नहीं किया था। यही कारण है कि यहाँ पर जो पृथ्वीराज तृतीय है उनकी हार हो जाती है 1192 वाले युद्ध के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो पूरा का पूरा शासन व्यवस्था है बड़े पैमाने पर यहाँ पर नजर आती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, अभी हमने जितनी भी बात की थी ना वो पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडिया के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं चोला अंपायर के बारे में, यानी स्पेसिफिकली बात करें ये वाला पूरा पूरा बॉर्डरिंग इलाका, ये चोल अंपायर हमें नजर आता है। अब चोल अंपायर के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो पहले मैप में देख लेते हैं। तो मैप में कुछ जगह आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पर ऊपर की ओर काकतीय वंश देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ गंग देवी का शासन इस स्थान पर चल रहा होता है। इसी के साथ एकदम दक्षिण भाग में पांड्यास का शासन चल रहा होता है। इसी के साथ पूरे इलाके में मेजर पार्ट में लास्ट टाइम पर चोल अंपायर का शासन फैल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप इनकी राजधानी देख सकते हो तंजावुर। ठीक है, और यहाँ पर इसी के ठीक सामने उरैयूर आप देख सकते हो। तो दोनों इलाकों को यहाँ पर आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि अब बार बार इन इलाकों का जिक्र करेंगे, उरैयूर का और तंजावुर का। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि उरैयूर से तंजावुर तक जो चोल अंपायर है उसका विकास किस प्रकार से हुआ पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो कावेरी डेल्टा है, ठीक है, ये जो कावेरी रिवर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा इलाका, अब इस इलाके में यहाँ पर होता क्या है कि एक छोटा सा सरदार होते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ शासन चला रहे होते हैं। चीफली फैमिली होती है जो यहाँ पर शासन चला रही होती है और इसका नाम होता है मुत्ता रैयार। ठीक है, मुत्ता रैयार यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं कावेरी डेल्टा के पास में। अब यहाँ पर होता क्या है कि दे वर सबोर्डिनेट टू द पल्लवा किंग, और ये बेसिकली जो पल्लव किंग है उसके सबोर्डिनेट के रूप में काम किया करते थे कांचीपुरम के अंतर्गत। अब आगे चल के क्या होता है कि हमें नजर आता है कि विजयालय चोल नाम का एक व्यक्ति होता है
जो कि उरैयूर के अंदर रहा करता था। अब उरैयूर के अंदर जो ये विजयालय चोल था वो क्या करता है, मुत्तारैयार को हरा देता है और उसके जो बेसिकली चीफली टेरिटरी है उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। और जैसे ही ये कब्जा करता है तो उसने क्या किया, आसपास के जितने भी इलाके हैं उसको भी जीतना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर मुत्तारैयार का जो शासन है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब नया शासन यहाँ पे शुरू हो चुका है जो कि है विजयालय चोल का शासन। अब ये विजयालय चोल अभी शुरुआती समय में बहुत बड़े शासक नहीं है, अब ये छोटे लेवल पर ही नजर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ कावेरी डेल्टा के पास में, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि अपनी शक्ति को और ज्यादा इनहेंस करते हैं और मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी के अंदर हमें देखने को मिलता है बड़े साम्राज्य का निर्माण इन्होंने कर लिया। अब इसके बाद इन्होंने बड़े पैमाने पर जो थंजावुर इलाका है वहां पर टाउन का निर्माण किया, शहरों का विकास किया। इसी के साथ साथ बड़े पैमाने पर मंदिरों का भी निर्माण इन शासकों के द्वारा करवाया गया विजयालय चोल के नेतृत्व में। और इन्हीं के द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया गया जो कि है निशुंभ शुद्धिनी, ठीक है। निशुंभ शुद्धिनी नाम का एक टेम्पल का निर्माण भी विजयालय चोल के माध्यम से करवाया गया। हमें यहाँ पर आगे देखने को मिलता है कि जो विजयालय चोल है वह अब इसी से यहीं तक रुके नहीं, बल्कि इन्होंने क्या किया कि नेबरिंग एरिया को भी अटैक करना चालू किया। और यहाँ तक कि इन्होंने जो पांड्य शासक थे और जो पल्लव शासक थे उन सभी को ऊपर भी अटैक किया। और अटैक करने के बाद के समय में उनके राज्य को अपने अधीन कर लिया। यानी अब जो पांड्यन इलाका है, जो पल्लव का इलाका है, वो भी अब क्या होने लग गया, चोल साम्राज्य के अधीन आने लग गया। तो मैंने आपको बताया ये पूरा चोल अंपायर आपको नजर आता है, उसके अंदर आपको ये जो पांड्य शासक है और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर पल्लव शासक देखने को मिल रहे हैं। ये पल्लव शासक और पांड्य शासक अब किसके अधीन आ चुके हैं, चोल साम्राज्य के अधीन आ चुके हैं। अगर चोल साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो हमें राजराज प्रथम देखने को मिलते हैं। इसके फाउंडर कौन है, यहाँ पर अभी आपको नाम बताया था, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, फाउंडर का नाम विजयालय चोल, ठीक है। अब इसके एक और प्रमुख शासक देखने को मिलते हैं जो कि है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम है वह 982 के अंदर शासक बनते हैं। बीच में और भी बहुत सारे शासक आएंगे, ठीक है। मैं पूरे शासकों का मेंशन नहीं करूंगा, सिर्फ फेमस जो किंग है उन्हीं का मेंशन यहाँ पर कर रहा हूं। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा राजेंद्र प्रथम 985 के अंदर शासक बनते हैं। और इनके द्वारा फिर बाद में क्या किया गया, जो गंगा वैली है वहां पे भी अटैक किया गया। ऊपर देखो नॉर्थ की तरफ अब ये बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका। श्रीलंका के साथ साउथ ईस्ट एशियन जितनी भी कंट्रीज है वहां पे भी अटैक करते हैं। और नॉर्मल सी बात है, श्रीलंका के ऊपर अटैक कर रहे हो, समुंदर पार करना पड़ेगा, महासागर पार करना पड़ेगा, इसलिए नेवी का होना बहुत अच्छा जरूरी है। इसी वजह से जो राजेंद्र चोल है प्रथम, वो बेसिकली क्या है, अपनी नेवी को डेवलप करने के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो राजेंद्र प्रथम 982 में इनके द्वारा गंगा वैली के अंदर, श्रीलंका के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, इन सभी इलाकों में नेवी को एक्सपेंड करके अटैक किया गया। अब बात करते हैं कि इन्हीं के टाइम पर क्या होता है, बड़े लेवल पे स्प्लेंडिड टेम्पल्स का निर्माण किया जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन्होंने तो अभी क्या है, ये जो विजयालय चोल है इसने अभी क्या है, साम्राज्य की स्थापना ही की है। अभी क्या है, ये साम्राज्य को दुरुस्त करने में लगा हुआ है, तो उसने बड़ी चीजों का निर्माण नहीं किया। लेकिन राजेंद्र प्रथम के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि साम्राज्य अच्छी तरह से फैल भी गया है और दूसरा इसके पास बहुत सारा पैसा भी आ रहा है। तो इसने क्या किया, बड़े बड़े स्प्लेंडिड टेम्पल्स का निर्माण करवाया, बड़े खूबसूरत ब्रोंज स्कल्पचर्स का निर्माण करना शुरू करवाया। स्प्लेंडिड का मतलब अद्भुत, टेम्पल अद्भुत मंदिर, और यहाँ पर ब्रोंज मतलब कांस्य की मूर्तियों का निर्माण शुरू करवाया। कहां पर, थंजावुर के अंदर, और यहाँ पर गंगईकोड़ा चोलपुरम, दो स्थानों पर क्या है, बड़े मंदिरों का भी निर्माण करवाया। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हो, ये जो विशाल मंदिर है ये गंगईकोड़ा चोलपुरम का मंदिर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसको चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया और ये जो चोल शासक थे वो हमें देखने को मिल रहे हैं बेसिकली राजराज के द्वारा क्या किया गया, इसका निर्माण यहाँ पर राजेंद्र प्रथम है उनके माध्यम से इसका निर्माण करवाया गया। और जो थंजावुर के अंदर मंदिर था उसका निर्माण बेसिकली राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया।
इसी के साथ साथ मंदिरों की यहाँ पर एक खास बात ये हुआ करती थी कि ये जो मंदिर हुआ करते थे सिर्फ और सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा का पूरा विलेज है, इस विलेज के अंदर क्या हुआ करता था, मंदिर आमतौर पर सेंटर में बनाए जाते थे। अब इन्हीं मंदिरों के चारों ओर क्या हुआ करता था, बाजारें हुआ करती थी। ठीक है, बाजार लगा करती थी। इसी के साथ साथ इन्हीं मंदिरों के चारों ओर क्या हुआ करता था, लोगों के रिहायशी मोहल्ले हुआ करते थे। इन्हीं मंदिरों के पास में ही क्या हुआ करता था, राजा का राजमहल हुआ करता था। यहीं पर क्या हुआ, मार्केट और जितनी भी आप फैसिलिटी देखते हो वो सारी चीजें क्या है, मंदिरों के आसपास ही हुआ करती थी। इसी वजह से ये जो मंदिर हुआ करते थे, यह न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट के रूप में जाना जाने लग गया इनको। ठीक है, यानी एक सेटलमेंट के रूप में जाना जाने लग गया मंदिरों को। अब यहीं पर क्या होता था, क्राफ्ट के बड़े बड़े सेंटर यहाँ पर बनने लग गए मंदिरों के आसपास में। इसी के साथ साथ जो मंदिर है इसके पास बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पर इन मंदिरों के पास बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी और इन जमीनों के ऊपर क्या हुआ करता था, जो ब्राह्मण है वह पीजन से कृषि भी करवाया करता था। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो आम तौर पर यहाँ पर वर्कर्स जो हुआ करते थे वो भी इन्हीं स्थानों पर यानी टेम्पल के जो प्रेमिसेस है उसी के आसपास रहा करते थे। इसी के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जैसे प्रीस्ट हो गए, पुजारी, गार्डनर्स हो गए, और इसी के साथ कुक्स हो गए, स्वीपर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, डांसर हो गए। ये सभी लोग क्या है, मंदिरों के आसपास रहा करते थे। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ एज वेल। और इसी तरह ये जो मंदिर है वह क्या है, हब बन जाते हैं इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लेवल पे जो लोगों का जीवन है उसके आधार पर। इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि चोल शासकों के द्वारा विशाल और बहुत ही खूबसूरत ब्रोंज इमेजेस का भी निर्माण करवाया गया। और आम तौर पर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो बेसिकली इमेज बनाए जाते थे वो प्रमुख रूप से डेटीज के बनाए जाते थे, जो देवियां हुआ करती थी उनके इमेज जाया करता था। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हो कि ये ब्रोंज इमेज एक डेटी की यहाँ पर नजर आ रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड के अंदर फाइनेस्ट जो ब्रोंज का स्कल्पचरिंग है यानी ब्रोंज के अंदर नक्काशी है, उसके लिए ये बेसिकली चोल साम्राज्य फेमस हुआ करता था। और डेटी के साथ कई बार जो डिवोटीज हुआ करते थे, जो श्रद्धालु हुआ करते थे, उन सभी के भी क्या है, मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। इसी के साथ ये अपना पूरा पोर्शन खत्म होता है। अब हम बात करते हैं कि जो साम्राज्य है उसके अंदर जो खेती है और इरिगेशन है वह किस प्रकार से हुआ करती थी। तो नॉर्मल सी बात है, खेती के लिए बहुत सारे चैनल्स बनाए गए थे। ठीक है, बे ऑफ बंगाल के अंदर हमें ऐसे बहुत सारे चैनल्स मिलते हैं। और इसी के साथ सॉइल की फर्टिलिटी बनाने के लिए बेसिकली जो नदियों के पास से जो बेसिकली गाछ हुआ करता था या एक प्रकार से नदी के मुहाने पर जो फर्टाइल मिट्टी हुआ करती थी उसका यूज किया जाता था। इसी के साथ पैदावार इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि राइस का कल्टीवेशन भी बड़े पैमाने पर हुआ करता था क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं थी। इसी के साथ साथ फिफ्थ से लेकर, अगर इससे भी पहले की बात करें, देखो जो चोल साम्राज्य है वो 8वीं से 9वीं शताब्दी तक की पूरी बात करता है। ठीक है, अगर हम इससे बहुत पहले यानी चौथी से लेकर 5वीं शताब्दी की बात करें तो तब से ही हमें पूरा जो तमिलनाडु क्षेत्र है या साउथ इंडिया का इलाका है वहां पे लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन हमें नजर आता है, लार्ज स्केल पर इरिगेशन फैसिलिटी यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस ध्यान रखना है कि चोल साम्राज्य के शासकों ने कैनल्स का निर्माण करके, कुओं का निर्माण करके, बाकी चीजों का निर्माण करके बस जो अपनी स्थिति है वो मेंटेन कर के रखी। लेकिन उससे पहले भी हमें बड़े पैमाने पर यहाँ पर क्या है, कृषि के लिए सिंचाई व्यवस्था देखने को मिलती है। आप इसी प्रकार से सिंचाई के लिए बनाए गए एक पूरे के पूरे यहाँ पर कैनाल को और सिस्टम को देख सकते हो। यहाँ पर 19th सेंचुरी स्लूसाइड गेट इन तमिलनाडु, ठीक है, जो कि क्या है, वाटर टैंक के रूप में यहाँ पर काम करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, मेटल बैरियर ब्रिज भी हमें, और इसी के साथ साथ वुड के द्वारा क्या है, एक ब्रिज भी देखने को मिलता है इसके ऊपर। इसी के साथ साथ जो चोल शासक है उन्होंने
कुओं का निर्माण और इसी के साथ इनका भी निर्माण किया था। टैंक का निर्माण किया था जहाँ पे जो रेन वाटर है उसको संरक्षित कर लिया जाता था। अब नॉर्मल सी बात है, जब आप इतने बड़े पैमाने पर ये सारा काम कर रहे हो तो यहाँ पर जो किंग है यानी जो राजा है उसका स्ट्रोंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से यहाँ पर स्ट्रोंग शासन देखने को मिलता है चोल अम्पायर के अंतर्गत। यहाँ पर जो राजा है वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक काम किया करता था, जितने भी रिसोर्स हैं उनको मोबिलाइज किया करता था। इसी के साथ साथ जो कार्य जितना भी हो रहा है उसके क्षेत्र में उन सभी पे क्या है एक प्रकार से मॉनिटरिंग करने का भी काम किया करता था। अब हम बात करते हैं जो चोल अंपायर है उनके अंदर किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। तो बेसिकली जो एक पूरा का पूरा विलेज है, इस विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कई प्रकार से हुआ करता था। कैसे? यहाँ पर क्या है, जो सेटलमेंट पीजेंट के हुआ करते थे, यानी ऐसा गांव जहां सिर्फ और सिर्फ बेसिकली किसान रहा करते थे, उसकी जो सभा हुआ करती थी उसको हम उर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सभा यानी जो असेंबली होती है उसको उर कहते हैं। इसी के साथ जहां पर प्रोस्पेरस एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं या पर धनवान किसान होते हैं जिनके पास लार्जर अमाउंट में यहाँ पर उनके पास जमीनें हैं, और वो ऐसे जितने भी किसान होते हैं वो बेसिकली नाडू यहाँ पर उनको बोला जाता था। और नाडू के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं और उर के अंदर आमतौर पर विलेज काउंसिल के माध्यम से शासन चलाया जाता था। नाडू बेसिकली आप समझ लीजिए जैसे यहाँ पर सिटी हुआ करता है वैसा शासन चलता है। उर के अंदर विलेज जैसा शासन आपको यहाँ पर नजर आता है। अब यहाँ पर जो उर और नाडू है दोनों के अंदर जो स्थानीय अधिकारी है उसको टैक्स कलेक्ट करने का और जो लोगों को न्याय दिलाने का कार्य भी इन्हीं के हाथों में हुआ करता था। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की स्पेसिफिक बात करें तो जहां पर रिच पीजेंट हुआ करते थे जिनको वेलाला के नाम से भी जाना जाता था। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि चोल अंपायर के रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि उस समय जो बड़े बड़े किसान हुआ करते थे उनको बेसिकली क्या बोला जाता था, वेलाला बोला जाता था। नाडू सिटी यूनिट को बोला जाता था। और बेसिकली जो पीजेंट का एसोसिएशन जहां पर सेटलमेंट हुआ करता था, उनकी असेंबली हुआ करती थी, उसको बोला जाता था। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है यही कंट्रोल किया करते थे, सुपरवाइज किया करते थे पूरे के पूरे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। और इनको भी सुपरवाइज किया जाता था जो चोल गवर्नमेंट है उसके सेंट्रल अथॉरिटी के माध्यम से। इसी के साथ साथ चोल अंपायर के रिकॉर्ड के अंदर हमें यहाँ पर रिच लैंड ओनर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ रिच जो लैंड ओनर्स है उनको बेसिकली क्या है, मूवेंद्रार या फिर मूवेंदा वेलन के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, मूवेंद्रार या फिर मूवेंद वेलन के नाम से जो रिच किसान है या रिच लैंडलॉर्ड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लैंडलॉर्ड्स हैं उनको बोला जाता था। अब यहाँ पर वेलन का सीधा सा मतलब होता है पीजेंट। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर अरयूर भी हमें यहाँ पर कुछ एक टर्म देखने को मिलता है जिसका यूज हम चीफ के लिए या सबसे प्रमुख व्यक्ति के लिए करते हैं। और इन सभी का जो पूरा शासन है वो वहां पर इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हुआ करते थे जिनके माध्यम से पूरे के पूरे एरिया का शासन चला करता था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जो राजा है, राजा के माध्यम से ब्राह्मणों को विशेष भूमि दान दिया जाता था और इसी को हम लैंड ग्रांट कहते हैं या फिर ब्रह्मदेय भूमि दान कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी जमीन जो ब्राह्मणों को दान में दी गई है उसको ब्रह्मदेय भूमि दान कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मदेय लैंड ग्रांट कहते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो ब्रह्मदेय पूरा का पूरा भूमि हुआ करती थी, यहाँ पर जो ब्राह्मण लैंडलॉर्ड है उन्हीं के माध्यम से शासन चलाया जाता था। और यहाँ पर जो शासन चलता था वह एक सभा के माध्यम से चलाया जाता था। तो मैंने आपको बताया ऊपर वाले पॉइंट में कि जो नॉर्मल विलेज हुआ करते थे उसके अंदर एक असेंबली हुआ करती थी जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, उर कहते हैं। यहाँ पर जो सिटी इलाका है वहां पर हमें यहाँ पर नाडू देखने को मिलता है। दो बातें हमने देखी, इनके अंदर हमें यहाँ पर वेलाला देखने को मिलते हैं और यहाँ पर मूवेंद्रार देखने को मिलते हैं और उरैयार देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे कि कई बार क्या होता था, राजा के माध्यम से बहुत सारी जमीनों को ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी और ऐसी जितनी भी बड़ी भूमि है उनके ऊपर जो शासन चला करता था वो एक असेंबली के माध्यम से चलाया जाता था। इस असेंबली को क्या बोला जाता था, सभा बोला जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पीजेंट की असेंबली उर
और जो ब्राह्मणों की असेंबली है सभा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको रिपीट करके बताया है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है नगरम। नगरम के अंदर बेसिकली क्या है कि एक एसोसिएशन होता है और वो एसोसिएशन मिलकर क्या है, जो पूरा नगर के अंदर एक प्रकार से कौन सी व्यवस्था अपनानी है, क्या क्या कार्य करने हैं, और कमेटी बनाकर ये पूरा अपना शासन चलाया करते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर पूरा का पूरा जो शासन है वो चोल अंपायर का देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप यहाँ पर एक फैक्ट ध्यान रखिएगा कि उत्तर मेरूर एक इंस्क्रिप्शन हमें मिला है, तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, जिसके अंदर हमें सभा के बारे में देखने को मिलता है कि सभा के पास ना बहुत सारी सेपरेट कमेटी हुआ करती थी। अब ब्राह्मण है वो सारे काम खुद से तो करेगा नहीं, तो ब्राह्मण क्या करता था कि सभा के अंदर खुद हेड हुआ करता था और वो अपने काम को बांटने के लिए बहुत सारी कमेटी बना दिया करता था। अब ये कमेटियां बेसिकली जो इरिगेशन का वर्क है वो किया करती थी, गार्डन से संबंधित काम किया करती थी, टेम्पल के एक प्रकार से निर्माण और उनके रखरखाव से संबंधित काम किया करती थी। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ऐसे बहुत सारे हमें टिकट लीफ मिले हैं और अर्दनवेयर पोर्ट मिले हैं, जिनसे बेसिकली क्या है, जिनसे हमें पता चलता है कि ये लोग एक विशेष पद्धति से क्या है, यहाँ पर जो कमेटी का हेड है उसको, यानी सभा का हेड है उसको चुना जाता था। यानी एक बॉक्स, एक टिकट बनाया जाता था, पर्ची बनाई जाती थी। इस पर्ची को, बहुत सारी पर्चियों को एक अर्दन पोर्ट के यानी मिट्टी के बर्तन के अंदर डाल दिया जाता था। एक बच्चे को बोला जाता था कि उसको उठाओ। अब जिस के हाथ में, यानी जो पर्ची निकल गई, ठीक है, यानी जिस व्यक्ति के नाम की क्या है पर्ची निकल गई, उसको उस समय के लिए क्या है, ये जो सभा हुआ करती थी उसका हेड बना दिया जाता था। तो इस प्रकार से इलेक्शन सिस्टम भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब कुछ की पॉइंट थे जो कि अभी यहाँ पर हमने ऊपर छोड़ दिए हैं, आइए उसको एक बार कवर कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य के अंदर जो भूमि दान हुआ करता था उसके बहुत सारे प्रकार हुआ करते थे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% चांस है आपसे प्रश्न यहीं से पूछेगा, या उर नाडु और सभा से पूछेगा, विलाला से पूछेगा, वेल्लार से पूछेगा, या फिर अभी ये जो मैंने स्पेसिफिक टर्म्स बताए हैं उन्हीं से ही बेसिकली यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली काम कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं कि चोल साम्राज्य के अंदर भूमि दान के कई प्रकार थे। अब यहाँ पर एक प्रकार था वेलेंग वंगी, ठीक है, वगाई, वेलन वगाई। अब वेलन वगाई ऐसी भूमि हुआ करती थी जो कि नॉन ब्राह्मण को दान में दी जाती थी। ऐसा किसान जो कि ब्राह्मण ना हो, अगर उसको भूमि राजा के माध्यम से दान दिया जाता था तो उसको हम वेलन वगई कहते थे। ठीक है, और वगई का हमने मतलब ही ऊपर पढ़ा था, उसका मतलब होता है पीजेंट। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर देखने को मिलता है ब्रह्मदेय, और सबसे ज्यादा प्रश्न तो इसी से ही बनता है कि ब्रह्मदेय आखिरकार होता क्या है, कि राजा के माध्यम से जो ब्राह्मणों को जमीन दान में दी जाती है उसी को हम ब्रह्मदेय कहते हैं। इसी के साथ तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा साल भोग। अब साल भोग के अंदर हमें नजर आता है जो स्कूल है उसको दान में दी गई जमीनों को शाल भोग बोला जाता है। और आपको पता ही चल गया होगा शाल का बेसिकली मतलब क्या होता है, शाला का बेसिकली मतलब ही होता है स्कूल। ठीक है, क्यों, हिंदी का वर्ड है पाठशाला, पाठ का मतलब होता है पढ़ना, और शाला मतलब बेसिकली जहां पर एक सेंटर हो, ठीक है, स्कूल हो। तो पढ़ने का जो स्थान होता है उसको बेसिकली पाठशाला बोला जाता है, और राजा के माध्यम से पाठशाला को जो दान में दी गई जमीन है उसको शाल भोग बोला जाता है। ठीक है, ये कुछ टर्म है, इनको एसोसिएट करके इसको एक दूसरे से जोड़ जोड़ कर जब आप पढ़ेंगे तो आपको और भी लंबे समय तक चीजों को याद रखने में क्या है, आसानी होगी। इसी वजह से जोड़ जोड़ कर पढ़ना सीखिए। इसी के साथ चौथे नंबर पर आपको नजर आता है देवदान। देवदान का मतलब है जो टेम्पल को भूमि दान में दी गई हो। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है तिरुन मत्तु कन्नी। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक इसका दूसरा नाम हमें नजर आता है। इसी के साथ साथ पांचवें नंबर पे जो भूमि हमें नजर आती है पल्ली चांदनम। ठीक है, पल्ली चंदनम, ये कुछ
भूमि है जो कि जैन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी को प्रदान की जाती थी। तो इस प्रकार से हमने चोल अंपायर के बारे में भी डिटेल में बात कर ली और ऊपर की पोर्शन में हमने नॉर्थ इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे संबंधित बात कर ली। अब यहाँ पर हम एक लास्ट पोर्शन कवर कर लेते हैं। वह क्या है कि जब यह भूमि अधिकार दान में दी जाती थी तो बेसिकली क्या है, या फिर सभा का जो मेंबर चुना जाता था, ठीक है, तो उसके क्या है कुछ बेसिक फीचर होने चाहिए। ये सारी बातें हमें क्या है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से पता चलती है। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है कि जिसको भी सभापति बनाया जाए उसके कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि उसके पास अपनी जमीन हो, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि किराए पे रहता हो और वो बेसिकली क्या है सभा का सभापति बन गया हो और मकान मालिक ने उसको निकाल दिया हो, अब सभा का सभापति कौन बनेगा, ठीक है। तो उसके पास अपनी जमीनें हो, अपना उसका खुद का घर हो, उसकी जो उम्र है वो 30 से लेकर 70 साल के बीच में हो, उसको वेदों का ज्ञान हो यानी उसको ज्ञान अच्छा हो, इसी के साथ साथ यहाँ पर उसको एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो प्रशासन है उसकी अच्छी जानकारी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो। अब ये कैसे पता चलता था कि ईमानदार है कि नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर एक क्राइटेरिया हुआ करता था। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति को भी बेसिकली हम सभा का मेंबर नहीं बना सकते जो कि 3 साल से पहले से ही क्या है कभी ना कभी जो सभा का मेंबर है, किसी कमेटी का मेंबर है, वो रह चुका हो, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को हम सभापति नहीं बनाते थे। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, अगर किसी बेसिकली व्यक्ति के रिलेटिव ने अगर जो अकाउंट होते हैं, जो बेसिकली टैक्स होता है वो प्रोवाइड नहीं किया है स्टेट को, या फिर जो उनका पूरी ग्राम सभा है उस व्यक्ति के उस पूरे परिवार को क्या है इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। तो ये कुछ स्पेसिफिक फीचर हमें यहाँ पर नजर आते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें नजर आता है कि पेरियमपुरम देखने को मिलता है 12th सेंचुरी के अंदर। एक तमिल वर्क है जिसके अंदर ऑर्डिनरी यानी जो साधारण पुरुष हैं और स्त्रियां हैं उनकी भी कहानियां नजर आती हैं, ठीक है, जो कि क्या है अदनूर के अंदर रहते हैं और इसी के साथ पलई कम्युनिटी से वह संबंध रखा करते हैं, ठीक है। पलई कम्युनिटी एक प्रकार की आउटकास्ट कम्युनिटी होती है। उनका यहाँ पर जीवन भी बताया गया है कि किस तरह से वह रहते हैं, पेड़ की छांव के नीचे किस तरह के वो काम करते हैं, किस तरह से वो बच्चों को पाल रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट पहले ही कर दिया है। तो हमने यहाँ पर लास्ट पोर्शन भी यहाँ पर इसका डिटेल में देख लिया है। भारत के अंदर जिस समय ये सारी डायनेस्टी चल रही थी उस समय पे चाइना के अंदर यहाँ पर तांग डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है। इन्हीं के टाइम पर यहाँ पर चाइना के अंदर लार्जेस्ट सिटी यहाँ पर डेवलप होती हुई हमें नजर आती है। तो हमने यहाँ पर डिटेल में जो पूरा का पूरा चैप्टर है उसको कवर कर लिया। चैप्टर नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। मुझे उम्मीद है आपको ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर बेस पर इसी तरह से वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।